हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि आखिर ये चतुर्भुज होता क्या है, प्लस हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और लास्ट में जैसे कि हम अपने हर चैप्टर के बाद डिस्कस करते हैं PYQs यानी कि अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम ये समझें कि अभी चतुर्भुज क्या होता है, क्योंकि प्रकार की बात तो बाद में, पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इस चैप्टर का मतलब ही क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है हमें क्या कि चतुर्भुज मतलब अगर मैं बोलूं तो चार, और इसका मतलब क्या है भुजा, तो चार भुजाओं वाली बंद आकृति। ठीक है, अ फिगर, ठीक है, जिसके पास चार साइड्स हो और क्लोज्ड भी हो, उसको हमने क्या बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि तीन लाइनों से बने, ठीक है, एक आकृति जो कि बंद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसी तरीके से चार भुजाओं के समूह को, ठीक है, चार भुजाओं वाले फिगर को, आकृति को जो कि बंद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, चतुर्भुज हमें देखने में कैसा मिलेगा, कुछ इस शेप में मिलेगा। अब देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी हम चतुर्भुज बोलेंगे तो हमारे माइंड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे PQR और S, ये मैंने इसको नाम दे दिए। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें जो हमें इसके बारे में याद रखनी है। ये जो पॉइंट्स जहाँ पे आके हमारी दो लाइनें मिलती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसके कॉर्नर, यानी कि हम क्या बोलते हैं, इसके शीर्ष, शीर्ष जिसे हम बोलते हैं कॉर्नर। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस फिगर में कितने कॉर्नर हैं, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है चार कॉर्नर है, एक दो तीन चार, क्योंकि दो लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं, फिर से दो लाइनें मिल रही हैं, फिर से दो लाइनें मिल रही हैं और फिर से दो लाइनें मिल रही हैं। बाकी कोई भी ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे हमारी कोई लाइन आपस में मिल रही हो। तो यानी कि हमारे पास कितने कॉर्नर हो गए, चार। और कौन कौन से, P, Q, R, S। ठीक है, इसके बाद बात आती है इसकी साइड्स की, यानी कि इसकी भुजाओं की। तो हमें भुजा भी कितनी दिख रही है, चार। कैसे, एक तो हमें दिख रही है PQ, फिर हमें दिख रही है QR, फिर हमें दिख रही है RS और फिर हमें दिख रही है SP। तो भुजा को हम बोलते हैं इंग्लिश में साइड्स, या फिर कहीं कहीं आप देखोगे एजेस भी लिखा हुआ है। तो नाम लिख लेते हैं। पहली है हमारे पास PQ यानी कि दिस वन, फिर है हमारे पास QR, फिर है हमारे पास RS और उसके बाद है हमारे पास SP। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अभी तक हमने क्या देखा, कॉर्नर्स के बारे में बात करी, साइड्स के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स के बारे में, यानी कि कोण, कितने कोण बनेंगे। तो हम एंगल की एक सिंपल डेफिनेशन जानते हैं कि जब कोई भी दो लाइनें आपस में आके किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो उनके बीच में जो दूरी होती है उसको हम नापते हैं किससे, कोण से, यानी कि एंगल से मेजर करते हैं। अब आप ये चीज खुद फिगर में देखकर मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं। तो मैम यहाँ पे चार जगह हमारी दो दो लाइनें मिल रही हैं, तो यानी कि चार जगह हमारे चार कोण बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे, तो देखो पहला कोण बनेगा हमारा SPQ, क्योंकि जिस पॉइंट पे कोण बनता है, जिस कॉर्नर पे हमारा कोण बनता है, उस पॉइंट को हम हमेशा बीच में लिखते हैं। तो कितने एंगल है हमारे पास, चार, और पहले का नाम है, एंगल का साइन इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो पहला बन रहा है P पे, तो हम लिखेंगे SPQ। फिर किस पे बन रहा है, Q पर, तो हम लिखेंगे PQR। फिर देखिए, फिर तीसरा कोण बन रहा है R पर, तो हम लिखेंगे QRS। और फिर चौथा कोण बन रहा है हमारा S पर, तो हम लिखेंगे RSP। मतलब हमने क्या देखा कि अगर हमें किसी कोण का नाम लिखना है तो उस अल्फाबेट को बीच में लिखिए, एक बार उसके आगे वाला, एक बार उसके पीछे वाला। फिर अगर इसी तरीके से मुझे R को लिखना था तो R को मैं बीच में लिखूंगी, आगे मैं लिख दूंगी S और पीछे मैं लिख दूंगी Q। या फिर आप Q और S को चेंज भी करोगे तो भी कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए हमारी इन फिगर्स में। तो ये तीन बेसिक चीजें थी हमारी, शीर्ष, फिर हमने देखा भुजा और फिर हमने देखा कोण। तो तीनों ही कितने बन रहे हैं, यहाँ पे चार चार बन रहे हैं। अब दो चीजें और आपको सीखनी है यहाँ पे, एक आपको सीखनी है एडजेसेंट साइड्स यानी कि संगलन भुजाएं, और एक आपको सीखनी है अपोजिट साइड्स यानी कि जो होती है हमारी आमने सामने। तो देखिए, एक होती है हमारे पास एडजेसेंट साइड्स,
ये मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब अभी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ ये हमारे बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए हम अपने जो चैप्टर का आधार है पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो जब आप किसी नए घर में जाते हो, है ना, तो वहाँ के लोगों से घुलने मिलने से पहले आप क्या करते हो, उनके नाम से ही तो परिचित होते हो। या फिर जब आप एक नई क्लास में जाते हो, जब हमारे किसी नए स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं, जब हम कॉलेज में आए, तो हम सबसे पहले लोगों से कैसे जानना शुरू करते हैं, कैसे लोगों को पहचानना शुरू करते हैं, उनके नाम से ही तो शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है कि अपने सारे टाइप्स के क्वाड्रिलेटर को समझने से पहले हमें इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे कि आखिर अगर मैं एडजेसेंट साइड बोलूंगी तो उसका क्या मतलब होगा, अपोजिट साइड बोलूंगी तो क्या मतलब होगा, मैं कह रही हूँ एंगल की बात तब कि उसका क्या मतलब है। ये सब चीजें आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूं तो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, अगर मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में कहूं तो चिपकी हुई एक दूसरे से। मतलब क्या है, जो कि एक के बाद एक आती हो, और जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं संगलन, संगलन भुजाएं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो एक के बाद एक। पहले हम देखते हैं, मान लो कि मैंने इस वाली साइड से यानी कि पी क्यू से शुरू करा, तो ये क्यू की एडजेसेंट कौन सी होगी, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर भी होगी और पी एस भी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पी क्यू बोलती हूँ तो क्यू के बाद कौन सी स्टार्ट होगी, क्यू आर। तो पहला पेयर मेरा कौन सा बनेगा, पी क्यू और क्यू आर का। फिर मान लो मैंने क्यू आर की बात करी तो क्यू आर के साथ कौन सी लगी हुई है, ये लगी हुई है आर एस। फिर इसी तरीके से अगर मैंने आर एस की बात करी तो यहाँ पे लगी हुई है हमारे पास एस पी। और फिर इसी तरीके से अगर मैंने किसकी बात कर ली, एस पी की बात कर ली, तो इसके साथ लगी हुई है हमारे पास पी क्यू। तो आप देख पा रहे हो पी क्यू के साथ हमारे पास क्यू आर भी है और पी क्यू के साथ ही हमारे पास एस पी भी है। ठीक है, तो मतलब ऐसे अगर मैं बात करूं तो एडजेसेंट साइड्स के, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो एडजेसेंट साइड के बनते हैं हमारे पास 4 जोड़े, यानी कि 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपोजिट साइड। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मेरे अपोजिट हैं, ठीक है, हम लोग बिल्कुल आमने सामने हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं अपोजिट। जैसे आपने फिल्मों में सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी शेरशाह की बात कर लूँ तो शेरशाह में अगर मैं कहूँ कि जो हमारा हीरो है सिद्धार्थ, तो उनके सामने कौन सी हीरोइन है, उनके अपोजिट कौन सी हीरोइन है, तो वो थी कियारा एडवाणी। तो इसके साथ क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आमने सामने। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी हो जाएंगी, हमारी पी क्यू, और पी क्यू के सामने वाली कौन सी है, एस आर। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स की। तो ये है हमारे पास पी क्यू और एस आर। फिर इसी तरीके से अगर मैं पी एस की बात करती हूँ तो पी एस के सामने वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो पी एस के सामने वाली कौन सी है, क्यू आर। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई। हमने क्या क्या देखा, कॉर्नर्स के बारे में देखा, कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर हमने साइड्स के बारे में देखा, यानी कि भुजाएं, वो भी कितनी होती हैं, 4। फिर हमने एंगल्स के बारे में देखा, कोण के बारे में देखा, वो भी कितने मिले हमें, 4। फिर हमने देखा एडजेसेंट साइड्स के बारे में, यानी कि संगलन भुजाओं के बारे में, वो भी हमें कितनी मिली, 4। और फिर हमने बात करी अपोजिट साइड्स की। तो अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होते हैं कि जो 2 अपोजिट शीर्षों को, जो 2 आमने सामने के शीर्षों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसी लेंथ को, ऐसी लंबाइयों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो अगर मैं बात करूं किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी चतुर्भुज में मुझे मैक्सिमम कितने विकर्ण मिल सकते हैं, तो आप कहोगे 2। देखो, इसके अलावा आप मुझे कोई भी विकर्ण बना के दिखा दो, नहीं बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पी के अपोजिट में कौन है, आर, और क्यू के अपोजिट में कौन है, एस। तो केवल यहाँ पे कितने पॉसिबल हैं विकर्ण, 2 विकर्ण पॉसिबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डायगोनल्स की। डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। तो विकर्ण भी कितने मिले हमें, यहाँ पे 2 मिले। कौन कौन से, पहला मिला हमें पी आर और दूसरा मिला हमें क्यू एस। अभी ये सब छोटी छोटी चीजें हमें बहुत हेल्प करने वाली हैं, आप देखते जाइए। अब एक लास्ट बात जो आपको चतुर्भुज के बारे में ध्यान रखनी है, और जो बहुत सारे क्वेश्चंस में, मैं कहूँगी एवरी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज होगी, वो क्या, कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम लेते हैं तो वो हमेशा 360 आता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप समझिए जैसे कि हम ट्राइंगल्स के तीनों जब कोण लेते थे, उनका एडिशन करते थे, तो वो 180 आता था। जैसे कि हमने थर्ड सैम में देखा कि हमारे पास बहुत सारे, मैं कहूँगी एक पार्ट, अच्छा खासा पार्ट हमारा ट्राइंगल्स पर बेस था, तो उसमें बार बार हमारी कहीं ना कहीं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी बार बार हमारी ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि किसी भी
चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है हमारे पास 360। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में अगर मैं बात करूं इसकी तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग ये होता है स्टूडेंट्स हमेशा 360 के बराबर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अब हम देखते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जितना भी अभी तक हमने सीखा उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि उस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो एंगल्स हमारे पास, मान लीजिए कि एक है हमारे पास 100 और दूसरा है हमारे पास 95। तो हमसे पूछा गया है बाकी के आप दो कोण बताइए जबकि वो दोनों कोण बराबर हैं। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला कि क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि उसके 4 कोण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोणों की बात हो रही है तो अभी हम कोणों के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो अब उसने कहा कि दो कोण आपको दे दिए गए हैं, एक आपको 100 दे दिया गया है, एक आपको 95 दे दिया गया है। हमें बाकी के बचे हुए दो कोण बताने हैं जबकि वो दोनों कोण बराबर हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो दोनों कोण हमारे पास x थे। ठीक है, क्योंकि उसने दोनों को बराबर बोला है इसलिए मैंने दोनों को सेम सेम माना है। अब देखो, अब हमने कंडीशन पढ़ी थी जस्ट अभी कि इन सारे कोणों का योग, इन सारे एंगल्स का योग कितना होता है हमारे पास 360। तो हम लिख देंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360। तो अब देखिए, पहला हमारे पास कितना है 100, फिर है हमारे पास 95, तीसरा हमने मान लिया x और चौथा भी हमने मान लिया x, और ये किसके बराबर होगा 360 के बराबर। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 195, x और x को आप प्लस करोगे तो ये आएगा 2x और ये आ गया हमारे पास 360 के बराबर। अब देखो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 195। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आपके पास बचेगा 5, ये आपके पास बचेगा 165। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, और ये लेकिन ये किसका आया है 2x का आया, यानी कि दोनों योगों का आया, दोनों कोणों का आया है बचे हुए, लेकिन हमें तो एक कोण का बताना है। तो ये 2 पहुंच जाएगा नीचे, ये पहुंच गया यहाँ पर। तो ये कितना आएगा हमारे पास 82.5, यानी कि जो बचे हुए कोण थे स्टूडेंट्स हमारे पास वो कितने के होंगे 82.5, और यहाँ पर भी 82.5। ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल इसी टाइप का इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब बस थोड़ी सी वो लैंग्वेज आपसे चेंज करके दे सकता है कि मान लो उसने आपसे बोल दिया कि जो बचे हुए कोण हैं वो पहले वाले का जो एक कोण है वो दूसरे का दुगना है। तब हम क्या करते, अगर वो बोल देता है यहाँ पे कि एक कोण दूसरे का दुगना है लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा कोण किसका दुगना है, तो हम क्या करते, एक को हम x मान लेते, दूसरे को हम 2x मान लेते। बस सिंपली हमें यही कैलकुलेशन करनी थी, बस जहाँ पे हमने x लिखा था वहाँ पे हम 2x ना करके यहाँ पे हम 3x करते जाते और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, लेकिन अब वो आपसे एग्जाम में क्या पूछ ले, किस तरीके से यहाँ पे इन दोनों कोणों को वो चेंज कर दे, वो आपको एग्जाम में पढ़ के ही समझना होगा। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हम, जैसे कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर किया था तो उसमें हम इक्वेशन बनाना जान चुके हैं, उसमें हम दो चीज़ों में रिलेशन बनाना जान चुके हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपका सिलेबस इसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि जो आपकी पिछली प्रीवियस नॉलेज है वो सब आपकी आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होती जाए। तो उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके एकदम बेसिक क्वाड्रिलेटरल से पूछा गया है, उसको देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो किस तरीके से दे सकता है कि आपको वो जो सारे एंगल्स हैं, चारों एंगल्स हैं, उनके बीच में कोई एक रेशो दे दे। ठीक है, वो आपसे बोल दे कि भाई जो हमारे पास चार कोण है ना
वो 1:2:3:4 में है चारों एंगल्स। तो हमें इन सारे एंगल्स का मान बताना है। ठीक है, उसने हमें ये क्या दे रखे हैं, उसने हमें सारे एंगल्स के रेशो दे रखे हैं, सारे कोण के अनुपात दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें कोण नहीं पता ना, तो हम मान लेंगे, माना कि कोण बराबर 1x 2x 3x और 4x। ठीक है, अब हम एक कंडीशन तो जानते ही हैं कि अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के 4 कोण हैं, तो हमेशा इनका सम 360 के बराबर ही रहेगा। तो बस उसी कंडीशन को हमने रख दिया कि x + 2x + 3x + 4x किसके बराबर होगा, ये होगा 360 के बराबर। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3 + 3 6 6 + 4 10, यानी कि 10x बराबर 360। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 360/10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ चुकी है 36। ठीक है जी, अब देखो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, ना कि हमारे पास कोण आए हैं। बस स्टूडेंट्स ना यहीं पे थोड़ी गलती कर देते हैं, वो केवल इस x को निकाल के छोड़ाते हैं और सोचते हैं कि आंसर हो गया, लेकिन आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने हमसे कोण निकलवाने के लिए बोला था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस 36 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर इस 36 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 से, तब हमारे चारों आंसर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 36 × 36, ये हो जाएगा 72। इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा 6 × 3 = 18, 9 9 3 3 = 9, 108। ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 = 24, 4 3 = 12 और 144। ठीक है जी, तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये चारों एंगल्स हमें मिल चुके हैं। तो 36, 72, 108 एंड 144 ये हो गए हमारे आंसर। अब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछ ले। अब आगे बढ़ने के लिए हमें सीखने पड़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, कि हमारे पास कौन कौन से चतुर्भुज के प्रकार हमारे सिलेबस में हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से वो चतुर्भुज एक दूसरे से अलग हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से वो अपनी एक स्पेशलिटी लेके चलते हैं। मान लो कि अगर मैं स्क्वायर बोल रही हूँ तो स्क्वायर रेक्टेंगल से किस तरीके से अलग है, अगर मैं रोम्बस बोल रही हूँ तो रोम्बस हमारे पैरेललोग्राम से किस तरीके से अलग है, इन सारे की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे 2 टाइप्स के स्पेशल चतुर्भुज की, जिसका नाम है एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग और आयत। देखो स्टूडेंट्स, अब इन्हें हमें समझना क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लो मैंने आपको फिर से वही एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे आप किसी के घर गए, अब आपने उनके नाम तो पहचान लिए, लेकिन अब आप देखोगे ना कि किसका नेचर कैसा है, किसको क्या चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, किसको किस बात पे गुस्सा आता है, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, कौन जॉब करता है, कौन घर में रहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें इन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी समझना होगा, ताकि हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ की, कि इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ये तो हमें सब समझ में आ ही रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप है तो 4 भुजाएं होंगी, है ना, 4 कोण होंगे इनके, और 4 ही इनके वर्टिसेस होंगे, यानी कि मैं कहूँ कॉर्नर होंगे, और 2 इनके डायगोनल्स होंगे। ये तो हमारे पास बेसिक चीज़ें में हम पढ़ चुके थे। लेकिन अब देखो इनमें क्या खास बात है। पहली खास बात कि इनके जो सभी कोण होते हैं स्टूडेंट्स, उनका मान होता है 90 डिग्री। अब चाहे मैं स्क्वायर को ले लूँ और चाहे मैं रेक्टेंगल को ले लूँ, मतलब चाहे मैं वर्ग की बात करूँ और चाहे मैं आयत की बात करूँ, इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब आप देखो इन सबको ऐड करके देखो, जब आप 90 को ऐड करोगे 4 बार तो ये 360 मिलेगा। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज तो ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। इस बात का क्या मतलब है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? इस बात का मतलब है कि इसकी जो आमने सामने वाली भुजा हैं वो समांतर होंगी, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कभी कम नहीं होगा, ना ही बढ़ेगा। मतलब देखो पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती थी, समांतर अगर मैं रेखा की बात करूं तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती थी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना तो कभी कम होगा ना कभी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिलती। इसी तरीके से जो रेक्टेंगल होता है या फिर मैं कहूँ वर्ग होता है, इनकी जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं, अगर मैं इनको आगे किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा लूँ लेकिन ये कभी भी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपस में होती हैं समांतर। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो इनके विकर्ण होते हैं,
यानी कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, और एक और ख़ास बात इनकी कि ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। अरे मैम ये आपने इतनी सारी चीज़ें अब क्या बता दी है ना। तो एक एक काम करते हैं, जो जो चीज़ें हम बताते जा रहे हैं उसको हम साथ साथ में लिखते भी जा रहे हैं। तो पहले हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हमने क्या देखी कि अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं इसकी, पैरेलल। ये होता है स्टूडेंट्स पैरेलल का साइन जिसे हम बोलते हैं समांतर। फिर हमने क्या देखा, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं इसके, यानी कि ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर मध्य बिंदु पर काटते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ इंग्लिश में तो बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज़ हमें समझ में आई। मतलब ये वाले जो बीच के भी कोण होंगे ना स्टूडेंट्स, ये भी इसके किसके होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और दोनों कोण कैसे हैं हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया कि विकर्ण इसके बराबर होते हैं। अब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ ना हमें बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो इनमें दोनों में थी कुछ सेम बातें जो मैंने आपको बता दी। अब देखो इसकी क्या खास बात है कि इसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, तो जो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको यहीं पर इसके नीचे लिख के दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। जबकि इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं केवल वही बराबर होती हैं। मतलब जो इसकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं केवल वही बराबर होती हैं। तो सामने आमने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि PQ जो होगा वो हमेशा SR के बराबर होगा और जो PS होगा वो हमारे पास QR के बराबर होगा। ठीक है, ये दो चीजें हम और याद रखेंगे। अब देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमने देख ली, क्या क्या देखा एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि एक तो जो इनकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो वो पैरेलल होती हैं दोनों में ही। ठीक है, फिर दूसरा क्या हमने देखा कि सभी जो कोण होते हैं वो दोनों के 90-90 डिग्री के होते हैं। फिर हमने देखा कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, और जो वो काटते हैं वो भी 90 डिग्री पर ही काटते हैं। फिर हमने देखा स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन रेक्टेंगल की केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके परिमाप पर और इसके क्षेत्रफल पर। तो देखो इसके जो परिमाप का यानी कि पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 4 इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू साइड। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं यानी कि क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है हमारे पास भुजा का वर्ग यानी कि साइड का स्क्वायर सकते हैं। चलिए अब हम इसके परिमाप की बात करते हैं। तो जो रेक्टेंगल का परिमाप होता है हमारे पास वो होता है 2L + B। अब ये L और B क्या है, L है इसकी लंबाई और B है इसकी चौड़ाई यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्रेथ। तो ये क्या बन गया इसका पेरीमीटर। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं स्टूडेंट तो इसके एरिया होता है हमारे पास L × B। ठीक है, अब देखो हमने इन सब के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें इनके डायगोनल्स निकालने हो, विकर्ण निकालने हो, तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे विकर्ण निकालने का तरीका होता है हमारे पास, इसका विकर्ण का सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास √2a और इस a का मतलब इसकी भुजा। ठीक है,
और अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, इसके विकर्ण की बात करूं, तो ये हमारे पास हो जाता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, ये हो जाता है हमारे पास इसका विकर्ण की लेंथ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, चतुर्भुज के बारे में समझा, हमने उसके दो टाइप्स के बारे में समझ लिया, कौन कौन से, एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। अब बाकी के जो हमारे पास बचे हुए टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। कोई डाउट है या आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।